हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ठीक हो? कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी? अच्छी? ठीक है, अच्छी बात है। अब तो दिन भी ज़्यादा नहीं बचे हैं ना, नज़दीक ही है। चलो चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। आज ज़्यादा नहीं बात करते, चैप्टर ख़त्म करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था बड़े भाई साहब के बारे में। बड़े भाई साहब किसने लिखा था? हाँ, प्रेमचंद ने। और उन्होंने क्या बताया कि बड़े भाई साहब हमेशा आदर्शवादी बने रहते थे ताकि उनका छोटा भाई उनके नक्शे कदम पर चले। मगर छोटा भाई जो था उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं खेल तमाशे करूं, मैं ज़िंदगी के मज़े लूं और मुझसे ये सब ना होगा। लेकिन फिर भी बड़े भाई का कहना मानकर उन्होंने क्या किया कि सोचा कि चलो एक टाइम टेबल बना लेते हैं, आगे बढ़ती हूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करें। टाइम टेबल में खुद खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब देखो, अभी तक तो खेल कूद ही कर रहा है, लेकिन जब टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें खेल कूद के लिए कुछ भी नहीं रखा। हम भी वैसे ही करते हैं। तो उसने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया जिसमें उसने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम रखा कि इस टाइम पे मैं ये पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये स्टडी करूंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा। तो वही जो हम करते हैं कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात, यानी उसको फॉलो करना दूसरी बात। बाद में मैंने बोला था ना, क्वेश्चंस के बीच में से चैप्टर्स के बीच में क्वेश्चन दूंगी, वो लास्ट में दे दूंगी, है मेरे पास क्वेश्चंस। लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना मतलब फजीयत, यानी ध्यान नहीं देना उस पर। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। वहां जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख पोट पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। बोला ताना नहीं कर पाएगा, टाइम टेबल बना लिया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाया। अब वो क्या करे, फिर से खेलने कूदने में लग गया। और जब खेलने कूदने में लग गया तो फिर से बड़े भाई साहब को मौका मिल गया कि उसको सुनाए। अब हुआ यूं कि जब लेखक समय सारणी का अनुसरण न करके केवल खेल पर ही ध्यान दे रहे थे, तो मैदान से जब वो वापस आते तो लेखक भाई साहब की परछाई से भी डर कर भाग जाते थे। डर तो लगेगा ना। अब वो सोचते थे कि भैया मुझे ना दिखे, बड़े भाई साहब मुझे ना दिखे, मुझे सुनना ना पड़े। लेकिन खेलना कूदना उन्होंने तब भी बंद नहीं किया। ये भी अजीब है ना, इतना सुनने के बाद भी, डरने के बाद भी, टाइम टेबल बनाने के बाद भी वो अपने उस खेल कूद के जो प्रेम था, उनका जो पसंद था, उससे अलग ना हुए। कहीं ना कहीं अच्छा भी था ये चीज। सालाना इम्तिहान हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। ले, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आरे हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहां गई? खेल कूद रहे थे फिर भी क्लास में अव्वल आए। अब अंदर ही अंदर तो आत्मसम्मान जागेगा ना। तो सोचा पूछता हूं कि अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं आप बोल सकते मुझे? अब तो आप फेल हो गए हो, मैं देखो पास हो गया हूं, फर्स्ट आ गया हूं। बोला होगा क्या? देखो क्या होता है। भाई साहब का यौरव मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, बोला नहीं। लेकिन भाई साहब को बुरा लगता ना, इसलिए चुप रह गया। मगर खेलना कूदना बंद नहीं किया। और भाई साहब भी थोड़े से जरा नरम पड़ गए थे, कुछ बोलते नहीं थे। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपको अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। बोला कि आपने अपना खून जलाकर एक कहावत है कि परेशान होकर, उस काम के पीछे भागकर
क्या मिल गया आपको, क्या हासिल हो गया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह एकरी जताने का साहस न हुआ कि मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। अभी बोले तो उन्होंने कुछ नहीं कि हाँ देखो मैं फर्स्ट हो गया, फेल हो गया, लेकिन अपने रंग ढंग से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से वो कहीं ना कहीं छोटे भाई साहब शो कर रहे थे कि हाँ मुझे अब आपकी डर थोड़ी सी कम हो गई है। देखो क्या होता है। छोटे भाई को फिर सलाह मिली वापस। कितना देर चुप रहे थे, बस हो गया अभी। भाई साहब ये समझ गए, उनकी महज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींच ली भी एक मुहावरा है, यानी लड़ने के लिए तैयार। तलवार सही का नहीं, तलवार खींच ली मुहावरा है। अब हुआ यूं कि जब भाई साहब को लगा कि अरे अब ये मैं बोल नहीं रहा हूं तो ये सुन भी नहीं रहा है, और अगर नहीं बोलूंगा तो शायद करेगा भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने ठान रखी थी कि आज तुम इसको फिर से सुनाऊंगा। मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल क्या आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या है हस्ती है, टिकता नहीं है, किसी का भी नहीं टिकता है। इसलिए कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ जिंदगी में हासिल हो गया है, अगर आप कुछ बेहतर कर पा रहे हो, अगर नसीब से आपका बेहतर हो रहा है, तो क्या बोलते उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो वही वो उसको समझा रहे थे। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा संदेश लिया, या यो ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं के को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। उन्होंने शैतान और सायरूम का उदाहरण भी दिया। रावण सब कोई जानता है उसके बारे में। पता है रावण बहुत ही प्रतापी था। संस्कार की बात करें तो ब्राह्मण था। हाँ, उनके पिता जो थे वो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, और उनकी माँ जो थी ना वो राक्षस के वंश से थी। तो दोनों भी गुण उसमें आए। वो चाहता तो अपने ब्राह्मण के गुण को आगे बढ़ा सकता था, मगर जो उसका राक्षसी गुण था वो कहीं ना कहीं रह गया। देखो हर एक इंसान में बुरा और भला दोनों होता है। अब ये आप पे है कि आप उस चीज को कैसे आगे लेके जाते हो, किस चीज को सराहते हो और किस चीज को अलग रखते हो। जिस चीज को आप दुराव करोगे वो अलग हो जाएगी, और जिस चीज को आप सराहोगे वो आपके साथ चलेगी। तो वैसे ही रावण को घमंड हो गया, मैं बहुत बड़ा प्रतापी। चक्रवर्ती राजा पता है क्या होता है? पहले ना चक्रवर्ती राजा होते थे जो अपना घोड़ा बेचते थे। आपने रामायण में भी देखा होगा और सुना होगा, घोड़ा बेचते थे हर जगह, और जहां पे जिस राज्य में वो घोड़ा चाहता था उस राज्य को उनको जीत लेना होता था, और इसी तरह से वो पूरा साम्राज्य जीत लेते थे, और उनको कहा जाता था चक्रवर्ती राजा। लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना आधिपत्य नहीं दिया उनको। जैसे छत्रपति शिवाजी का राज ही बता सकती हूँ, उन्होंने कभी उनके सामने घुटने नहीं टेके। तो वैसे लोग भी थे, लेकिन उस टाइम में उनको चक्रवर्ती राजा नहीं बोला जा सकता था। ये हमारे शास्त्रों में जो थे उस टाइम पे था। शैतान और सायरूम का भी उदाहरण दिया है। शैतान वो जो बुराई करके सबको जीतना चाहता था, और सायरूम वो जो पक्षियों की भी आवाज सुनता था और सबका राजा बनना चाहता था। कैसे? इज्जत लेकर, उस पर रिस्पेक्ट लेकर, लोगों से जबरदस्ती का इज्जत नहीं। कोई तुमको जबरदस्ती का इज्जत दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जबरदस्ती की रिस्पेक्ट करे अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसे बनो कि सामने से गुजरो तो लोगों की नजरें झुके, लोग कहे कि हाँ देखो ये इंसान। तो वैसे वाले लोग, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गया है। ये भी एक कहावत है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब जैसे तुमने कोई चीज को ऐसे ही बस खोजा और तुमको कोई बड़ी चीज हाथ लग गई हो। मगर बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकती है, बार बार तो लग नहीं सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा जो जब
मारते हैं चोट तो निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। कभी कभी हम लोग ऐसे ही खेलते हैं, कभी कभी शॉट्स ऐसे ही लग जाते हैं। क्रिकेट खेलते हो? हाँ, मुझे पसंद है लेकिन नहीं खेलती, तो अब तो प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ, तो ऐसा एक दो बॉल लग जाता है। लेकिन अभी धोनी को देखो, सारे बॉल्स पे शॉट मार सकता है। विराट कोहली को देखो, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज को प्रैक्टिस में रखा है। जो चीज को हम प्रैक्टिस में रखते हैं वो हमारे अंतर्मन में आ जाती है, हमारे बॉडी बिहेवियर में आ जाती है, हमारे माइंड में आ जाती है, तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, है ना। वैसे ही देखो, यहाँ बता रही हूं मैं, अंधे के हाथ बेटर लेने का सही मीनिंग होता है बिना प्रयास बड़ी चीज पा लेना। वैसे ही अंधा चोट निशाना होता है अनजाने में सही निशाना लग जाना। यहाँ भाई साहब अपनी कक्षा की कठिन पढ़ाई का वर्णन कर रहे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे ना, तो इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे, तब कुछ आसान नहीं लगेगा। होता ही है ना, जैसे हम दर्जे में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें मुश्किल होती जाती है। लेकिन क्या जो नीचे के क्लास हैं वो मुश्किल नहीं रहते? ऑफ कोर्स रहते हैं ना। जो जिस एज में रहता है उसी क्लास में रहता है और उसके स्टैंडर्ड के लिए वही मुश्किल रहता है। तुम्हारे स्टैंडर्ड में वो तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे नीचे के स्टैंडर्ड वालों के लिए भी तो मुश्किल ही है ना। तो हम जब जो कर रहे होते हैं वो मुश्किल रहता है, लेकिन उस मुश्किल को आसान कौन बनाएगा? हम और तुम ही। मेरे फेल होने पे मत जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। दांतों पसीना आ जाना भी एक कहावत है, उसको बोलते हैं बहुत मेहनत करना। लोहे के चने चबाना भी एक कहावत है, इसको बोलते हैं कठोर परिश्रम करना। कांड का मतलब होता है घटना। अभी यहाँ पे उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पे भी व्यंग किया है। आज का जो है, बोलते हैं इतिहास गवाह है कि पहले लोग इतना पढ़ते थे फिर भी पढ़ते रहते थे, आज लेकिन पढ़ाई को आसान बना दिया गया, ऐसा वो बोल रहे हैं। अगर हेनरी 7वें की जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया तो समझो सारे नंबर गायब। ज्योमेट्री तो बस खुदा की पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या फर्क है? मगर परीक्षकों को इससे क्या मतलब? बोलते हैं कि अगर सही से ABCD का ना लिखा, हमारा A+B का होल स्क्वायर, उनका ऐसा कहना था कि AB की जगह कुछ और लिख दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मगर ऐसा थोड़े ना है, फर्क तो पड़ेगा ना। तो इसलिए गणित, इस रेखा पर यह लिंक गिरा दो तो आधार लंब गुना दोगुना बन जाएगा। हिंदी, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी की बात को ठूस दिया जाए। वो तो बस यही मानते हैं जो पुस्तकों में लिखा होता है। वे तो बस यही चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर रट ले और इसी रटत प्रणाली को शिक्षा का नाम दे रखा है। हिमाकत का मतलब होता है बेवकूफी, किफायत मतलब होता है बचत से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब का मानना था कि यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को तेज दौड़ने को भी कहती है और धीरे भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटा बच्चा भी यह बात समझ जाता है, लेकिन इन अध्यापकों को कौन समझाए? गलत की पहचान नहीं है और ऊपर से दावा करते हैं कि अध्यापक है। उनको ऐसा लगता है कि जो पेपर मॉडरेट किए जाते हैं उसमें सही गलत को आंका नहीं जाता है। उनको ऐसा लगता था कि टीचर बच्चों को आजकल ऐसे ही मार्क्स दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी शिक्षा प्रणाली, जैसे अभी हम लोग के सिलेबस कम किए गए करिकुलम में, क्यों? क्योंकि बच्चों पे इतना बर्डन ना पड़े, उनका बर्डन कम हो, उस हिसाब से। इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना माने। वे बहुत बार फेल हुए हैं लेकिन लेखक से बड़े हैं और संसार का जो ज्ञान है लेखक से ज्यादा है उनको। बड़े भाई साहब कहते हैं कि जो कुछ समझा रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए और नहीं समझा तो पछताओगे। बड़े जब भी हमारे बारे में कुछ बोलते हैं तो अपने अनुभव के साथ बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं इसमें इनका फायदा तो है नहीं। मैं बच्चों को हमेशा बोलती रहती हूँ, हाँ हाँ पढ़ लोगे ज्यादा तो मेरे नंबर आ जाएंगे, हाँ हाँ पापा मम्मी का रिजल्ट आ जाएगा, बोर्ड पे हमारी फोटोज लग जाएगी।
ऑफ कोर्स, कहाँ लगती है? तुम्हारी ही फोटो लगेगी, 98 ले आओगे तो भी, मेरी नहीं लगेगी, तुम्हारी लगेगी। हाँ, लेकिन वो फोटो देख के मुझे 98% का जो वो खुशी है ना, उससे ज़्यादा मिल जाएगा 100%। वो खुशी शायद बोर्ड पर लगने से ज़्यादा होगी मेरी। करो अच्छे से, चलो। इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना माने, वे बहुत बार फेल हुए हैं लेकिन लेखक से बड़े हैं और संसार को लेखक से ज़्यादा जानते हैं। अब क्या हुआ, फिर सालाना इम्तिहान हुए और कुछ ऐसा संयोग हुआ, बताओ क्या हुआ रहेगा? एग्जैक्टली, लेखक फिर से पास हो गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की, पर ना जाने, बोल रहे मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, भाई साहब ने बहुत मेहनत की, लेकिन ना जाने कैसे मैं पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। आखिर तो बड़े भाई थे ना, उनको बुरा लग रहा था, उनके लिए वो भी पास हो जाते तो अच्छा होता। सोचना, छोटा भाई क्यों पास हो जाता था? सोचने वाली बात है। जब आपको कोई समझाने वाला हो ना तो आप समझ जाते हो। नर्सरी का बच्चा कभी बैठ के देखा होगा या खुद भी ऐसा कुछ सुनता नहीं, लेकिन घर पे जाके मम्मी को पोएम सुनाता है, सुन रहा होता है। हमें भी जब कोई समझाता है तो हम समझते नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम समझ रहे होते हैं। लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। उसके मन में एक बुरा विचार आया कि अगर भाई साहब एक बार और इसी कक्षा में फेल हो गए तो मैं और भाई साहब एक ही क्लास में आ जाएंगे। बोला ना, गलत सोचने के लिए, गलत बोलने के लिए, गलत करने के लिए कभी कभी इंसान सोचता नहीं कि किसके बारे में सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, लेकिन उसको साइड कर देना चाहिए, क्योंकि गलत तो गलत ही है। और गलत पता क्यों है? क्योंकि सही है, सही बताता है कि ये गलत है। गलत की अपनी कोई पहचान नहीं, सही की पहचान है, इसलिए वो दिखता है कि गलत है। लेकिन वह जानता है कि वह उनके उपदेशों और डांट का ही नतीजा है कि वह फटाफट पास हो रहा है और इतने अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। अब भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे। मेरी स्वच्छंदता भी उनको, उनकी सहिष्णुता का लाभ उठाने लगा था। मुझे कनकौए उड़ाने का बहुत शौक हो गया था। कनकौए पता है किसको बोलते हैं? पतंग को। आप सारा समय में पतंगबाजी की भेंट करता था। स्वतंत्रता को बोलते हैं, सहिष्णुता, सहनशीलता को बोलते हैं कनकौए, पतंग। लास्ट मुझे बहुत पसंद है, पता है क्यों? दोनों भाई एक जैसे हो जाते हैं। इन बेकार अचानक क्या हुआ कि वो कनकौए के पीछे भाग रहा था, पतंग के पीछे भाग रहा था, और वहीं से बाजार से बड़े भाई साहब आ रहे थे। उन्होंने देख लिया। अब तो इनको, छोटे भाई को काटो तो खून नहीं, तो बोले इन बेकार के लड़कों के साथ तुम बेकार में पतंग उड़ा रहे हो, इनके पीछे दौड़ते शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम छोटे क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी का ज्ञान होना चाहिए। बोले अब तुम फर्स्ट करते हो, आगे की क्लास में आ गए हो, 8वीं तक आ गए हो। आपको पता है पहले 8वीं में भी बोर्ड होती थी। हाँ, 8वीं की डिग्री लेके भी आपको छोटा मोटा जॉब कर सकते थे, सरकारी जॉब भी। यस, कितना सदा ना? नहीं, हायर एजुकेशन लो। किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। यहाँ भाई साहब तजुर्बे के महत्व को समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं देखो। भाई साहब ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, हेडमास्टर साहब को ही देख लो, कितना पढ़े लिखे तब हेडमास्टर बने हैं। मुझे देख लो, मैं एक ही दर्जे में हूँ कब से। दादा ने हमारी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा अच्छे कामों को करते हुए जिया और परिवार का पालन कर रहे हैं, जिसमें 9 व्यक्ति हैं। 9 व्यक्ति का, हाँ, पहले फैमिलीज बड़ी होती थी ना, जॉइंट फैमिलीज होती थी।
सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, संयुक्त परिवार होता था पहले। लेकिन भाई साहब के समझाने की नई योजना के से उनके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र में बल्कि मन से। उन्हें लगा कि नहीं, मैं कितना भी आगे चला जाऊं, लेकिन अनुभव में उनसे आगे नहीं जा सकता हूँ, सोच में उनसे आगे नहीं जा सकता। उनकी सीख वही है जो उन्होंने देखा है। उन्होंने जितनी जिंदगी जी ली है, कोई भी जितनी जिंदगी जी ली है, उतना तक तो वो सही बता ही सकता है। यही वजह है कि अपने माँ बाप की सुननी चाहिए। शिक्षक की भी सुन लो, मेरी भी सुन लेना थोड़ी बहुत। अच्छा बोलती हूँ, सुनो। अभी मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाली हूँ, सुन लेना, एग्जाम के पहले थोड़ा जोश आ जाएगा। चलो, इतिहास में उस समय अचानक से क्या हुआ कि इत्तेफाक से उस समय ये कटी पतंग उड़कर जा रही थी और उसकी डोर कटी हुई थी, लटक रही थी। लटकते हुए और बहुत सारे लड़के का जो झुंड था उसके पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लड़के भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अच्छा है ना ये पार्ट, आखिर कि उनके अंदर एक बचपना था, मगर छोटे भाई के लिए वो उस बचपने को दबाते रहे। नहीं करना चाहिए ना ऐसा। मेरा पर्सनल व्यूज अगर बोलोगे इस चैप्टर के लिए, तो ये सही है कि हमें आदर्श बनना चाहिए, किसी का भी आदर्श बनना चाहिए, मगर आदर्श बनते बनते हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। देखो मेरा गला ना सूझे इसलिए चाय मिला। तो आदर्श बनते बनते हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उन आदर्शों के बीच हम खुद तो दबके नहीं रह जा रहे। जरूरी नहीं होता ना कि हम किसी को अगर कुछ समझाएं, कुछ बताएं, तो वो समझाने और बताने के लिए हम अपने मन को मार दें। हम दोनों भी चीजें एक साथ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपने अगर उन्होंने टाइम टेबल बनाया, एक्चुअली उनको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम टेबल में खेलने कूदने का भी टाइम रखना चाहिए। और जैसा कि हमारा सीबीएसई कहता है, करिकुलम हमारा क्या बोलता है, पढ़ो लिखो खेल कूद कर, लेकिन पूरा टाइम मत खेलो। जितना इंटरेस्ट खेलने पे आता है ना, उतना इंटरेस्ट पढ़ने पे भी रखो, तो देखो फिर कोई तुमसे आगे नहीं जा सकेगा और पढ़ाई में मजा भी आएगा। पढ़ने को खेलने के जैसा लो ना, कहानी सुनने जैसा, कुछ समझने जैसा, कुछ नया सीखने जैसा, है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ, अगर लगता है कि मैं अच्छे समझा रही हूँ, अच्छा लग रहा हो, मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, उनका ही भला हो जाए, है ना। चलो बाय।